चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। क्रैस्को सीरीज का अपना अगला चैप्टर है सॉल्यूशंस। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन पर, थोड़ा सा बस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन बहुत इजी आता है एग्जाम में, ध्यान से समझना जरा। पहला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता है, एक बार मैं लिख देता हूं। क्या? द प्रेशर exerted by the vapors over the surface of liquid is called vapor pressure। ठीक है, is called vapor pressure। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ध्यान रखना। क्या कंडीशन? ब्रैकेट में लिख देता हूं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब लिक्विड और वेपर क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होनी चाहिए? बराबर। तो जो वेपर प्रेशर लगाएंगे लिक्विड की सरफेस पे उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर के कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो लिख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में क्या है, ध्यान से देखना जरा। पहला, टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो आपके पास लिक्विड है, तो लिक्विड में अगर फोर्सेस ज्यादा हैं तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब सेकंड फैक्टर लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। IMF का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लो आपसे बोले कंपेयर वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों कंपेयर कराएंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर एंड BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। HF, HCl, HBr, HI। तो अगर मैं इन हाइड्राइड्स की बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो लेकिन HF में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी वाली? इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं तो क्या आएगा? HCl, फिर HBr, फिर HI, और उसके बाद क्या आएगा? HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली होता है। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर आ जाएगा क्या? HCl, HBr, HI, और लास्ट में क्या आएगा? HF। इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं इसके थ्योरेटिकल, है ना। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, राउल्ट्स लॉ। यहां पर अपन डायरेक्ट बात करेंगे, कोई डेरिवेशन जैसी बातें नहीं करेंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो सॉल्यूशन चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या राउल्ट्स लॉ जो है उसका केस 1 क्या है? फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड। इसका मतलब क्या है? मैं यहां पर पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ए को बोलूंगा और सॉल्यूट किसको बोलूंगा? बी को, ठीक है। तो बी क्या है? सॉल्यूट, और ए क्या है? सॉल्वेंट। और ये दोनों ही वोलेटाइल हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की ही वेपर बनेगी, और दोनों की वेपर बनेगी तो दोनों का वेपर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं टोटल प्रेशर PT, या फिर हम इसको PS भी बोलते हैं। PS मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, PT मतलब टोटल प्रेशर, बात बराबर है। तो ये होगा A के पार्शियल प्रेशर और B के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, PT इज इक्वल टू क्या? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब ये समझने वाली बात है कि ये सब क्या क्या है यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया जाएगा आपको, बड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, तो उसमें से आपको पता करना पड़ेगा PA क्या है, P नॉट A क्या है, X वगैरह क्या है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो मैं क्या लिख रहा हूं? PT और PS, ये है आपका क्या? टोटल प्रेशर। क्या है? टोटल प्रेशर। PA क्या है? PA है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्यूशन बन गया, आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला दिए। PB वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, मिलाने के बाद की बात है ये, है ना। P नॉट A
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब जब आपके पास सॉल्यूशन नहीं था, एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा हुआ था, तब उसका प्रेशर क्या लग रहा था, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस तरीके से होते हैं सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के बता रहा हूं, जब हमारे पास दोनों वोलेटाइल हैं तब की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि एक्स ए क्या है, 0, तो इस पॉइंट पे एक्स ए क्या हो जाएगा, 1। अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, और एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या होगा, 0। अगर एक्स ए 1 है तो पूरा का पूरा ए होगा, और एक्स बी 1 है तो पूरा का पूरा बी होगा। मैंने ये पॉइंट ऊपर ये नीचे क्यों बनाया, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, तो ए का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, प्योर ए का, वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, ध्यान से देखो, इस तरीके से आएगा इसका, और ए का इस तरीके से, कि मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और इन दोनों को ज्वाइन करके दिखा देते हैं अपन पीटी। तो ये पीटी है, ये पीए है, और ये क्या है, पीबी है, ऐसा होता है। ये तो हो गया पहला केस, जब दोनों वोलेटाइल होंगे। लेकिन अगर मेरे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल आ गया, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब उसकी वेपर बन ही नहीं रही है। अगर उसकी वेपर बन नहीं रही है तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ी होगा। तो यहां जो पीटी था उसमें मैं क्या करूंगा, पीए प्लस पीबी में, अब बी का प्रेशर तो है ही नहीं, तो पीबी तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब पीटी क्या हो जाएगा, पीए के बराबर, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अब जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब ग्राफ में मैं क्या करूं, बस ग्राफ यही रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा कर्व जैसा आपको लग रहा हो तो ध्यान से इसको बनाना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, क्योंकि ए वोलेटाइल है, बी वोलेटाइल नहीं है, तो बी हटा देना बस यहां से। तो यहां क्या था, एक्स ए 0, यहां एक्स ए 1, यहां एक्स बी 1, यहां एक्स बी 0, और ये जो है ये क्या होगा, पीटी या फिर पीए होगा। समझ गए बात को। तो ये कहानी है किसकी, नॉन वोलेटाइल की, और ये कहानी किसकी, वोलेटाइल की। अब इसका एक आगे हम पॉइंट और एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या, ध्यान से देखना। मैं यहां पर एक्स ए को लिख रहा हूं क्या, 1 माइनस एक्स बी, ध्यान से सुनते जाना। ये क्या है, पीटी, तो पीटी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ऐसे लिख दूं मैं पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले जाऊं, पीटी को उधर ले जाऊं, तो ऐसा दिखेगा, पी नॉट ए एक्स बी, और ये आएगा पी नॉट ए माइनस पीटी। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पीटी अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए। और ये जो होता है राइट साइड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऊपर वाला होता है एलवीपी, और ये पूरा का पूरा ये, इसको बोलते हैं अपन आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बात हो गई किसकी, राउट लॉ की। समझ गए बात को। राउट लॉ में क्या क्या ध्यान रखना, बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखना, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो पीवी 0 कर देना, तो इससे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो इससे और इससे होंगे, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, बहुत ध्यान से देखना। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में दो हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डेविएशन। कैसे डिसाइड होते हैं ये देखो जरा। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउट लॉ को फॉलो करता है ना, जो राउट लॉ को फॉलो करता है, तो ऑलवेज राउट लॉ। और यहां लिख रहा हूं मैं पहला पॉइंट क्या, डज नॉट ओबे राउट लॉ, डज नॉट ओबे राउट लॉ। और ये वाला भी वही है, जो राउट लॉ को फॉलो ना करे वो क्या हो गया, नॉन आइडियल, और जो करे वो क्या हो गया, आइडियल। अब यहां पर क्या होता है, आइडियल में जो हम पीटी निकालते हैं, पीटी ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होता है वो कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर होता है। कैलकुलेटेड कैसे, पीए प्लस पीबी से जो निकालोगे वो इसके बराबर होता है। यहां पर क्या होता है, जो पीटी ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है किससे, पीटी कैलकुलेटेड से। और पीटी कैलकुलेटेड कैसे निकालते हो, पीए प्लस पीबी से, मतलब पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स वाला। यहां जो सेकंड पॉइंट है वो क्या आएगा, पीटी ऑब्जर्व जो होगा वो लेस देन होगा किससे, पीटी कैलकुलेटेड से। अब ऐसा क्यों होगा, यहां बराबर क्यों आता है, यहां ज्यादा क्यों आता है, यहां लेस देन क्यों आ जाता है ऑब्जर्व वाला, वो ध्यान से देखना जरा। इसके पीछे एक फंडा ये होता है
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड, ये फंडा है क्या, ध्यान से देखना जरा। IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AB। मतलब ऐसा समझो आप, मेरे पास एक कंटेनर में सिर्फ प्योर B था और एक बार एक कंटेनर में सिर्फ प्योर A था और एक बार मैंने दोनों को मिला दिया, तो 3 कंटेनर हैं, प्योर A प्योर B और बीच में मिला दिया मैंने दोनों को। ठीक है, आप समझना बात को। AA के बीच में मतलब सॉल्वेंट के आपस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहे थे, सॉल्यूट के जो फोर्स लग रहे थे, वो क्या होंगे, जब मिलाओगे ना तब भी फोर्स वही लगेंगे। इसका मतलब होगा जो प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो कैलकुलेटेड के बराबर होगा। यहां पर पीटी ऑब्जर्व क्या होगा कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो उसके फोर्स वीक हो गए, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ गया और वेपर प्रेशर बढ़ने से आपका पीटी ऑब्जर्व बढ़ गया। मतलब यहां मैं क्या लिखूंगा, थर्ड पॉइंट, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF बिटवीन AA एंड BB आर स्ट्रॉन्गर देन IMF बिटवीन AB। मतलब जो आपके पहले फोर्स थे मिलाने के पहले वो स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, मिलाने के बाद वीक हो गए, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरा पॉइंट, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर वीकर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन IMF बिटवीन AB। अब क्या है, अब AA और BB मतलब मिलाने के पहले फोर्स स्ट्रांग थे, वीक थे, और मिलाने के बाद जो है वो स्ट्रांग हो गए। फिर से सुनना जरा, मिलाने के पहले मिलाने के बाद सेम फोर्स, मिलाने के पहले जो फोर्स थे वो स्ट्रांग, मिलाने के बाद फोर्स वीक। ठीक है, मिलाने के पहले फोर्स वीक और मिलाने के बाद स्ट्रांग, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी कम, तो वेपर प्रेशर कम ऑब्जर्व होगा, ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 4, डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0। क्या चीज है ये, डेल्टा H मिक्सिंग मतलब हीट ऑन मिक्सिंग जो होता है ना, आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो हीट ना तो रिलीज होती ना गेन होती है। ठीक है, मतलब डेल्टा H मिक्सिंग 0 हो जाएगा। डेल्टा V वॉल्यूम में भी ना तो एक्सपांशन ना ही कॉन्ट्रैक्शन, कुछ नहीं होता, तो ये 0। एंट्रोपी मिक्सिंग पर बढ़ती है, थर्मो में बताया था मैंने, कभी भी आप मिक्सिंग कराते हो तो एंट्रोपी बढ़ती है मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, और मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा G मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब ये वाली जो दो चीजें हैं वो कॉमन रहेंगी, बस डेल्टा H और डेल्टा V चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना जरा, अगले वाले में डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन मतलब ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0। ये हमेशा ऐसे ही होना। कई बार इस पे क्वेश्चन आया, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता, सीधे ध्यान रखना इसको। पॉइंट नंबर 4, इधर देखना, डेल्टा H मिक्सिंग क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन लेस देन 0, हीट रिलीज होती है मिक्सिंग पर। डेल्टा V मिक्सिंग क्या, लेस देन 0। डेल्टा S मिक्सिंग ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा G मिक्सिंग ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसके आपको एग्जाम्पल भी ध्यान करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो फटाफट से नोट करो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, मैं इसमें ग्राफ नहीं बना रहा हूं क्योंकि ग्राफ बड़े सिंपल से होते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन में आपको ग्राफ बनाने हैं उसके, तो आइडियल जो मैंने राउल्स लॉ में बनवाए थे आपको, बस उसमें आप पीए का ग्राफ ऊपर निकाल देना, पीवी का ऊपर निकाल देना, टोटल प्रेशर ऊपर निकाल देना, और नेगेटिव डेविएशन में वो नीचे आ जाता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कवर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल पे फोकस करो अब, है ना। तो एग्जाम्पल क्या क्या, आइडियल के क्या है जो सेम पढ़ने में ही सेम आए, मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करें। जैसे ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन सेम फैमिली है ना, हेलो वाली। बेंजीन टॉल्विन ये भी सेम फैमिली क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, और ये पेंटेन हो गया। तो इस टाइप के जो सिमिलर वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आइडियल लगेगा, तो इसमें आपको याद करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन याद करने में दिक्कत आती है, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। ये एग्जांपल है, डायरेक्ट आपको याद करनी ही है, बाकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे अप्लाई करना। अगर सबसे पहले आपको क्या देखना, CCl4। किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी मिक्सचर आपको दिया जाए, आपको सबसे पहले ढूंढना है उसमें CCl4। CCl4 के साथ कुछ भी है
तो वो पॉजिटिव डेविएशन में आता है। देखो जरा, CCl4 कुछ भी हो, CCl4 ये पॉजिटिव डेविएशन में आता है, ठीक। CHCl3 के साथ प्रायोरिटी वाइज चलना है, पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर तीसरा और फिर चौथा, 4 है। अगर CHCl3 के साथ कुछ आता है, CHCl3 के साथ कुछ आता है तो ये होता है क्या, नेगेटिव डेविएशन। CHCl3 के साथ कुछ आता है तो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। ध्यान से देखना, और है ना। अगर बेंजीन दिया जाए, बेंजीन के साथ कुछ आता है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अभी इसमें कोई एग्जांपल ही नहीं, लेकिन अगर कभी आया तो कर देना। और अगर तुम्हारा एसिड आता है, ठीक है, एसिड मतलब मिनरल एसिड वगैरह होंगे, इसके साथ कुछ आता है तो नेगेटिव डेविएशन, जैसे ये हो गए, देखो। तो आपने पता कर लिया। अब जैसे ये अल्कोहल वाला आ गया तो इसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्कोहल प्लस वाटर क्या है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इतने पार्ट से हो जाएंगे, कुछ एक आध है बस एग्जांपल, एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, तो बस इसको याद रखना, ठीक है। मेन फंडा इसका यही है कि मिलाने से पहले और मिलाने के बाद के फोर्स कंपेयर कराने होते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो एसीटोन है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच की बात जो होती है, उसमें आपसे फोर्स अगर पूछ लें तो ध्यान रखना, इसमें जो फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ध्यान रखना। आपको ये तो पता है कि फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहां पर कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई मतलब फोर्स स्ट्रांग हो गए, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई। मिलाने के बाद फोर्स स्ट्रांग हो गए, मिलाने के बाद, क्योंकि ये अट्रैक्शन कब आएगा, जब मिलाओगे ना तभी तो आएगा। मिलाने के बाद फोर्स स्ट्रांग हो गए, और फोर्स स्ट्रांग हो गए तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, तो नेगेटिव डेविएशन में आ गया ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे ही अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, या मैंने बोला था इसको याद करना है, आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा। क्या, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, आपने अल्कोहल उसमें डाल दिया तो अब अट्रैक्शन वीक हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, तो पॉजिटिव डेविएशन आ गया। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो देखो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, बिल्कुल सही है। डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी मिक्सिंग पर बढ़ती है, 0 नहीं होगी, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होगा, और डेल्टा पी का मतलब पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेटेड फ्रॉम राउट्स लॉ है ना, तो डेल्टा पी भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा होगा, ध्यान से सुनना, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ध्यान से देखो, मोलैलिटी में वॉल्यूम आता है कि नहीं, क्योंकि ये मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ये गलत है। मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, बिल्कुल सही है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट यही है। मोल फ्रैक्शन और वेट परसेंट में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अगला एक न्यूमेरिकल देखो, इफ 3 मोल्स ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ बी, तो क्या क्या दे रखा आपको, Na कितना 3 और Nb कितना 2, पी नॉट ए पी नॉट भी दे रखा है, तो एक काम करो यहां से x से निकाल लो। x से कैसे निकलता है, Na अपॉन Na प्लस Nb, और xb क्या आ जाएगा, 1 में से xa को माइनस कर दो, तो 2/5 ये आ गया। अब Pt Pa और Pb कैसे निकालोगे, Pa निकाल लेते हैं, Pa कितना होगा, पी नॉट एक्स से, पी नॉट ए कितना है 200, और एक्स ए कितना है, यहां निकाला अपन ने, कहेंगे ये 3/5, तो 3/5 सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ गया 5 से 40, और 4 इंटू 3 12, 120 mm ऑफ Hg। और Pb कितना आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी कितना है 100, और एक्स बी कितना है आपका 2/5, 5 से कटा कितनी बार 20, 40 mm ऑफ Hg। Pb आ गया, Pt क्या हो जाएगा, Pa प्लस Pb, सिंपल सा है, 120 प्लस 40 160 आ जाएगा, ये mm ऑफ Hg में ये सारे है ना। समझ गए बात को, कैसे लगाना आपको, इस तरीके से। विच शो नेगेटिव डेविएशन, अभी बताए थे मैंने एग्जांपल कैसे करना है। CCl4 देखो जरा, CCl4 दिख रहा है क्या, सीक्वेंस में लगाना जो मैंने बताया था, CCl4 CHCl3 बेंजीन और फिर एसिड है ना, तो CCl4 दिख गया तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। इथेनॉल प्लस वाटर, ये बताया था मैंने, स्टार लगा के याद रखने वाला, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, तो यही नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। यहां CCl4 आ रहा मतलब पॉजिटिव डेविएशन का, इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, समझ गए बात को। अब आपको क्या करना है, राउट लॉ के जितने क्वेश्चन अपन ने कर ली इसको अच्छे से देख लेना। अब अगले जो पोर्शन आने वाला है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम मतलब 90% चांसेस हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने के सॉल्यूशन चैप्टर में।
तो अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, बस थोड़ी देर की बात है, पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का वो है अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना जरा क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन number of solute particles irrespective of its nature, चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, अगर नंबर है तो चाहे एसिड का नंबर ले लो, मतलब एसिड कितने आयन दे रहा है या बेस कितने आयन दे रहा है या सॉल्ट कितने आयन दे रहा है, तो सिर्फ नंबर से मतलब है, उसके नेचर से मतलब नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर किस लिए बताया जाता है, कभी कभी मॉलिक्यूल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो उसको समझाने के लिए वांट ऑफ फैक्टर बताते हैं। तो पहले मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर समझा देता हूं, फिर उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कनेक्ट करके फॉर्मूले लिख लेंगे, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्या, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो आई से रिप्रेजेंट होता है, वांट ऑफ फैक्टर आई। और ये क्या होता है, ध्यान से देखना जरा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं ऑब्जर्व्ड सीपी, एबनॉर्मल का मतलब ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए आई कैसे निकालते हैं, तो अपन बात कर रहे हैं अब किसकी, कैलकुलेशन ऑफ आई की, कैलकुलेशन ऑफ आई, ठीक है। आई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, केस 1 फॉर एसोसिएशन या डिसोसिएशन में मैं पहले लेता हूं फॉर डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन लिखा है तो आई निकलता है 1 + n-1 इंटू एक्स, या अल्फा भी लिखा जाता है। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएशन के बाद बने, और x क्या है, DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरीके से केस 2 क्या बनेगा, ध्यान से देखना, केस 2 बनेगा फॉर एसोसिएशन I इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू एक्स, और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस या मोल्स भी लिख सकते हो यहां पे जो एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, एसोसिएट्स, और x क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ठीक। जैसे अगर डिसोसिएशन की बात करूं तो यहां n का और यहां n का सिग्निफिकेंस क्या, ध्यान समझना। जैसे मान लो लिखा KCl, तो ये क्या देगा, K+ और Cl- देगा, तो यहां n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, एक K+ मिला और एक Cl- मिला। इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर मान लो ऐसा लिखा है 2 टाइम्स एसिटिक एसिड, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बेंजीन में डाइमराइज हो जाते हैं, तो ये बना लेगा CH3CO होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस। तो यहां n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, यहां से पता चलेगा। और यहां n का वैल्यू कहां से पता चलेगा, इसके और इसके नंबर से, ठीक है। अगर मान लो कुछ नहीं होता है, ठीक, केस 3 लिख रहा हूं, केस 3 I इज इक्वल टू 1 फॉर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन हो रहा हो ना डिसोसिएशन, तो I क्या लेंगे अपन, 1, और यहां जो I आएगा डिसोसिएशन में वो I क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में I क्या आएगा, लेस देन 1, और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो I क्या आएगा, इक्वल टू 1। समझ गए बात को, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपन ने आई सीखा एसोसिएशन डिसोसिएशन में कैसे निकालना, उसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्या कर रहे हैं। कैलकुलेट DOD फॉर BaNO3 होल ट्वाइस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इफ I इज इक्वल टू दिस। अच्छा I ग्रेटर देन 1 है तो इतना तो पक्का है कि ये डिसोसिएशन है, इतना तो पक्का है ना, तो I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एक्स, I कितना है 2.74, और BaNO3 होल ट्वाइस को तोड़ लो जरा, क्या बनाएगा ये,
Ba2+ बनाएगा और 2 क्या देगा, NO3 माइनस देगा। तो यहां पर N की वैल्यू 3 हो गई, 2 आयन ये और 1 आयन ये हो गया। तो ये हो गया 1 + 3 - 1 इंटू एक्स। यहां से आप x निकाल लो, 1 को इधर ले गए तो ये 1.74 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूं मैं, 3 - 1 ये है तो x आ गया। तो x यहां से कितना आ जाएगा 0.87। तो परसेंटेज डीओडी अगर परसेंटेज में निकालना है तो 87% आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखना, आई बताना है डीओडी 100% है इसकी, तो I = 1 + n - 1 इंटू एक्स। अब एक बार बताओ, अगर डीओडी 100% है तो x क्या हो जाएगा 1, तो I = आ जाएगा 1 + n - 1, 1 1 कट गया तो I क्या आ जाएगा n। इसका मतलब जब कभी भी डीओडी आपको 100% दे, या मान लो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा ही नहीं डीओडी, अगर नहीं लिखा तो हम ऑलरेडी 100% मान लेते हैं और I और n बराबर हो जाते हैं। तो बताओ Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये 3 देगा Ca2+ और 2 आयन देगा किसके, PO4 3- के, तो 3 और 2 5 हो गया। तो I = क्या हो गया 5 हो गया। अब कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो ना तो एसोसिएशन दिखाती ना डिसोसिएशन, उनको ध्यान रखना। जैसे कभी अगर लिखा हो ग्लूकोज, क्या लिखा हो, ग्लूकोज लिखा हो, यूरिया लिखा हो, ठीक है, इस टाइप के, तो इनका आई क्या होता है, इनका आई होता है 1। ठीक है, जहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं होता, सीधा सीधा ये I1 होता है, मतलब इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीधा सीधा आई को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं इनके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज और यूरिया के लिए, तो इनके लिए अपने को ना तो कोई डीओडी दी जाएगी ना तो कोई डीओए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका अपन आई क्या मान के चल लेंगे, हमेशा 1 मान के चल लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके फॉर्मूले बना देता हूं मैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है। पहली है RLVP, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला होता है = मतलब मैं यहां लिख देता हूं क्या, P0A - PS या PT लिख सकते हो, टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन का प्रेशर है ना, अपॉन P0A = I × X भी हम लिखते हैं। और एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, INB अपॉन NB + NA। और Na और NB में से Na ज्यादा है तो NB नेगलेक्ट कर सकते हो। जैसे Na 10 मोल है तो NB 0.1 मोल होगा इस टाइप से, या 0.01। तो अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए क्या लिखेंगे, P0A - PS अपॉन P0A = I NB अपॉन Na। इससे हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। आई निकालना मैंने आपको सिखा दिया, बाकी चीजें क्वेश्चन में दी जाती हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड देखना जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी होगा I × KB × M, इस तरीके से। ठीक, अब यहां पर ये क्या क्या है, डेल्टा टीवी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूं TB - TB0। अब ये क्या क्या चीज है, ध्यान से देखना जरा, यहां जो TB है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और TB0 हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और ये सारी चीजें कब होती हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इस तरीके से होता है। केबी जो होता है वो है 0.52 फॉर वाटर, याद रखना, वैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, नहीं तो आप वाटर के लिए याद रख सकते हो। और एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी, एम क्या है, मोलैलिटी। समझ गए बात को, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले आप ये नोट कर लो ये दोनों, फिर मैं तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर यहां लिख देता हूं, फटाफट से इसको लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दो प्रॉपर्टी अपन ने लिख ली, तीसरी देखना जरा, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको बोलते हैं DFP, फुल फॉर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें होती पता है कब है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हो। तो ये बनेगा डेल्टा TF = I × KF × M। ठीक है, सिमिलर इसी जैसा फॉर्मूला है, यहां जो डेल्टा TF होगा वो TF0 - TF होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या क्या लिख रहा हूं देखना, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और I तो वन ऑफ फैक्टर है, KF क्या है, वाटर के लिए 1.86 होता है ये फॉर वाटर, वैसे तो क्वेश्चन में दिया जाता नहीं तो आप याद करके जाना।
और m क्या है आपकी अगेन मोलैलिटी। अब ये जो kb और kf होते हैं, ये kb और kf जो है ये इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है? ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अपन सीधे न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, डिटेल में अगर आपको देखना है तो फुल वीडियो बना रखे, वहां जाके देख सकते हो। न्यूमेरिकल कैसे करना वो देखो, पाई इज इक्वल टू ICRT। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, और ये किसमें लेते हैं अपन? मोल पर लीटर, मतलब एक तरीके से मोलैरिटी हो गई। आर हो गया आपका क्या? गैस कांस्टेंट, यहां पर क्या रखोगे आप? 1/12 रखोगे। ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में। टेम्परेचर किस में रखोगे आप? केल्विन में रखोगे। और पाई क्या है? प्रेशर। पाई क्या है? प्रेशर, और ये किस में आएगा आपका? एटीएम में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आई मैंने आपको बताई दिया वांट ऑफ फैक्टर। अब होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर में, एक दो कंडीशन और होती है। कैसे? अगर मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन 1 और एक सॉल्यूशन 2 दे रखा है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 और इसका π2 है, तो तीन केस यहां पर बनते हैं। पहला, अगर π1 और π2 बराबर हैं, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर हैं, तो हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? आइसोटोनिक। अगर π1 इज ग्रेटर देन π2 है, तो हम बोलेंगे 1 इज हाइपरटोनिक। 1 इज हाइपरटोनिक, या फिर बोल सकते हो 2 इज हाइपोटोनिक। जो कम होता है वो हाइपो, जो बड़ा होता है वो हाइपर। ठीक है, ऐसा होता है। तीसरा क्या है? π1 इज लेस देन π2, तो मैं बोलूंगा 1 इज हाइपोटोनिक और 2 इज हाइपरटोनिक, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना। समझ गए बात को? तो चारों फॉर्मूले फिर से अपन देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ चुके हैं और आएंगे भी। RLVB का फॉर्मूला ये लगाना है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ये लगाना है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ये लगाना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का ये लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताता हूं, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमेरिकल ज्यादा आपको देखने पड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल में बहुत सारे आपको करके बताऊंगा। फटाफट से इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आप क्वेश्चन का टाइप देख लो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप वहां भी कर लेना। ठीक है, कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट, मुझे इन चारों का फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर कराना है, ABCD का। ठीक है, अब यहाँ कोई कॉन्सेंट्रेशन वगैरह तो दे नहीं रखी है आपको, तो हम सीधे सीधे किससे कंपेयर कराएंगे? I की वैल्यू से। अच्छा, कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है? इन सबकी नहीं दी है ना, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम 1 मान के चलेंगे, A के लिए, B के लिए और D के लिए। और यूरिया तो क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए तो DOD कुछ होनी नहीं है आपकी। इसका मतलब यूरिया के लिए तो आप I सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? 1। और जिसकी DOD 1 होती है उसके लिए I और N सेम होता है। इसमें कितने आयन हैं? 2 हैं पोटेशियम के K+ और 1 है SO4 2-, तो इसके आयन कितने हो गए? 3। तो यहाँ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। I और N सेम रहेगा, क्योंकि DOD नहीं दे रखी, 1 मान लेंगे। NaCl में एक Na+ एक Cl- मिलेगा, तो I कितना हो जाएगा आपका? 2 आयन, मतलब I भी 2। AlCl3 में एक मिलेगा Al+3 और 3 Cl-, तो I कितना? 4। अब मुझे एक बात बताओ, I अगर ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, तो I ज्यादा तो डेल्टा TF ज्यादा, और डेल्टा TF ज्यादा तो TF क्या? कम। सही ना? क्यों? I अगर ज्यादा तो डिप्रेशन ज्यादा, और जितना ज्यादा डिप्रेशन उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? तो जिसका I ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। चेक कर लो, I किसका सबसे ज्यादा इनमें से? AlCl3, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? A वाला, उसके बाद क्या आएगा? B वाला, और उसके बाद क्या आएगा आपका? C वाला, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका I1 होता है। यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सबका I1 होता है, ध्यान रखना। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, अगला क्वेश्चन। अब यहां उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दी तो है वो भी सेम ही दे रखी है आपको, और सेम अगर दे रखी है तो आपको फिर इसके बारे में नहीं सोचना, सेम इसी तरीके से चलना है I से। तो इसका I क्या हो जाएगा? एक K+ एक Cl-, कितना? 2। अल्फा नहीं दे रखा, X नहीं दे रखा, तो 1 मान लेंगे। BaCl2 का I कितना हो जाएगा? 3। एक मिलेगा Ba2+ और 2 मिलेंगे Cl-। इसका I कितना हो जाएगा? 4। एक मिलेगा Fe3+ और 3 मिलेंगे Cl-। इसका I कितना हो जाएगा? 5। 2 मिलेंगे Fe3+ और 3 मिलेंगे SO4 2-। अब चेक कर लो जरा कैसे। I अगर ज्यादा तो डेल्टा T भी ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जितना ज्यादा एलिवेशन मतलब उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो TB भी ज्यादा होगा। तो जिसका I ज्यादा उसका TB ज्यादा। चेक करो जरा, D सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या आएगा? C,
फिर उसके बाद क्या आएगा बी, और उसके बाद क्या आएगा ए। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं ना। अगला देखो, विच सॉल्ट वुड हैव द सेम आई एज दैट ऑफ दिस। अब ये बताओ इसका आई क्या है, देखना जरा, 3 मिलेंगे के प्लस, और ये जो ब्रैकेट होता है ये ब्रेक नहीं होता, तो ब्रैकेट पूरा का पूरा एक काउंट होगा, तो इसका आई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। NaCl का आई निकाल लो, 1 Na प्लस 1 Cl माइनस 2, इसका आई निकाल लो 3, 2 Na प्लस और 1 SO42 माइनस, इसका आई क्या आ जाएगा 5, 2 मिलेंगे Al3 प्लस और 3 मिलेंगे SO42 माइनस, इसका आई कितना आ जाएगा 4, 1 मिलेगा Al प्लस 3 और 3 मिलेंगे NO3 माइनस। बस चेक कर लो जरा क्या आंसर है, ढोलकपुर आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए बात को, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बना लेना आप। अगला देखो, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद, इनमें से बताना है आपको, ठीक। अब यहां जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.5 है। इन सब की कॉन्सेंट्रेशन भी तो सेम दे रखी है, तो जो पाई होता है वो क्या होता था, ICRT होता था ना, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम, टेम्परेचर नहीं दिया तो उसको भी हम सेम मान लेंगे, मतलब जिसका आई सेम रहेगा तो पाई भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यूरिया का आई क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका आई 1 है, तो इनमें से चेक कर लो किसका आई 1 है, शुगर का आई 1 है, इसका मतलब बी आंसर है। यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, इन सब का आई क्या होता है, 1 होता है। समझ गए बात को, फटाफट से नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो और भी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है ना, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, 0.2 मोलर एसिड HA दे रखा है, और ये 20% आयोनाइज, मतलब आपको X दे रखा है, क्लियर है। इन एक्वा सॉल्यूशन KF इसका दिया है, फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट। फटाफट से बता दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लगाओगे, I इंटू KF इंटू M लगाओगे। मोलैलिटी पता है, KF पता है, I निकाल लेता हूं मैं, परसेंटेज DOD दे रखा है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स, और HA का N क्या होगा 2, क्यों, एक H प्लस और एक A माइनस देगा आपको, तो I आ गया यहां से 1 प्लस 2 माइनस 1, और X पुट कर देता हूं मैं क्या, 0.2, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 मतलब 1.2 लिख देता हूं मैं इसको। अब यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा क्या, 1.2। मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा TF को रख रहा हूं मैं TF नॉट, वाटर का TF नॉट मतलब स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 0, माइनस मुझे क्या निकालना है TF, और KF कितना है 1.86, और मोलैलिटी कितनी है 0.2, तो TF यहां से आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.45 आएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखना, 2 इंटू 10 की पावर -3 स्मॉल m मतलब मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड CONH3 5 NO2Cl फ्रीजेज एट -0.00732 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड I, KF दे रखा है, तो फिर से वही लगा रहा हूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट वाला, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू KF इंटू M ऐसा लिखूंगा, और डेल्टा TF को मैं क्या लिखूंगा, TF नॉट माइनस TF, सॉल्यूशन क्या एक्वस, तो TF नॉट क्या हो गया 0 माइनस ऑफ, और TF क्या हो गया माइनस -0.00732, ठीक है। ये माइनस माइनस आप प्लस लिख देना यहां, I इंटू KF कितना है 1.86, और स्मॉल m कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से I आपका कितना आ जाएगा 2, सॉल्व करके देखेंगे तो I क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा, CONH3 5 NO2 और एक Cl मैंने कहां कर दिया बाहर, ताकि आपको I2 मिले, क्यों, एक Cl नेगेटिव और एक पूरा का पूरा ब्रैकेट, इस तरीके से आप लिख सकते हो फॉर्मूले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH, जो एल्कोहल होता है वो नॉन डिसोसिएटिव होता है, ध्यान रखना, उसको A बोला है, इज 0.15 बार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन इज 0.09 बार, मतलब प्योर का तो इतना था, लिख लेते हैं ना, प्योर मतलब P0A कितना है 0.15, और सॉल्यूशन में चला गया तो उसी लिक्विड का मतलब अब PA, सॉल्यूशन में तो PA हो गया ना, कितना हो गया 0.09, आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो बहुत बढ़िया, PA इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, P0A X है, PA कितना है 0.09, PA हो गया और P0A हो गया 0.15, इसको डिवाइड कर लो तो ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा X से। अगर XA 3/5 है तो XB क्या आ जाएगा, 1 में से 3/5 को माइनस कर दो तो XB कितना आ गया आपका 2/5। इस तरीके से सॉल्व करना आपको क्वेश्चन एग्जाम में, समझ गए बात को, गलत नहीं करना, सॉल्यूशन का क्वेश्चन बहुत आसान आएगा। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ CH3OHA एंड E2HB सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर X से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ MeOH मतलब A माना है उसको, इनकी वैल्यू निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं अगर XB क्या हो जाए 1 हो जाए, अगर XB 1 हो जाए तो XA क्या हो जाए 0,
और XB1 x से 0 पर x से है ही नहीं, इसका मतलब जो प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, प्योर B का मिलेगा, क्योंकि XB क्या है 1 है और XA क्या है 0 है। तो P नॉट B मिलेगा यहां से कब, जब मैं XA को 0 रखूंगा, इसका मतलब ये 0 हो गया, कितना मिला 138। ठीक है, इसकी कुछ यूनिट वगैरह दे रखी होती है, मान लो मैं टॉर मान लेता हूं, ठीक है टॉर, तो इतना टॉर, ये P नॉट B हो गया। अगर मैं XB को रखता हूं 0 तो XA को रखूंगा 1 और पूरा का पूरा अगर A होगा तो यहां से आपको मिलेगा क्या P नॉट A, तो 120 प्लस 138 क्या हो गया 8, ये 8 हो जाएगा और 3 और 2 5, 258 टॉर। इस तरीके से अब आपको क्या निकालना है, जब XA टेंड्स टू 0 है, XA टेंड्स टू 0 है मतलब ये 0 है, तो XB 1 है, तो मुझे P नॉट बाय XB निकालना मतलब 138, तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी क्या, P नॉट B अपॉन XB, कब, जब XA टेंड्स टू 0, इसका मतलब यही जो वैल्यू है 138 आ जाएगी। और दूसरा क्या है P नॉट A अपॉन XA, जब क्या हो XB टेंड्स टू 0 हो, मतलब XA 1 है, इसका मतलब ये P नॉट A के बराबर आ जाएगी, मतलब 258 टॉर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रख के जाओ एग्जाम देने, बिल्कुल बिंदास जाओ, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अगर आपने पढ़ाई करी है तो जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।